हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 113 अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस 1, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स एंड न्यूरोडेवलपमेंटल फैक्टर्स अंडरलाइंग स्किज़ोफ्रेनिया। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बायोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल कॉजेस क्या है। क्वेश्चंस 2, डिस्क्राइब द कॉजल फैक्टर्स ऑफ यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स। इसमें हमें यूनिपोलर डिप्रेशन होने के रीजंस या कॉजेज एक्सप्लेन करने हैं। Questions 3. Write short notes on the following in about 150 words each. A. Paranoid personality disorder. B. Avoidant personality disorder. इसमें हमें दोनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में 150 शब्दों में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। Questions 4. Explain how the substance use disorder can be treated. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। Questions 5. Discuss psychoanalysis and elucidate the stages of psychosexual development. इसमें हमें साइकोएनालिसिस और फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में लिखना है। Question 6. Write short notes on the following in about 150 words each. A. Differences between short-term and long-term psychotherapy. B. Categories of short-term psychotherapies. इस क्वेश्चन में हमें साइकोथेरेपी के टाइप्स और उनके डिफरेंसेस के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। Question 7. Explain person-centered therapy. Describe the therapeutic process of this therapy. इसमें हमें कार्ल रॉजर्स के पर्सन-सेंटर्ड थेरेपी को एक्सप्लेन करना है और इसका प्रोसेस भी बताना है। Questions 8. Elucidate family therapy. Describe the various approaches to family therapy. इसमें हमें फैमिली थेरेपी क्या होती है और इसके अलग अलग अप्रोचेस को डिस्क्राइब करना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Describe the biological causal factors and neurodevelopmental factors underlying schizophrenia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्किज़ोफ्रेनिया होने के पीछे कौन से बायोलॉजिकल, जैसे जीन्स, ब्रेन केमिकल्स, और न्यूरोडेवलपमेंटल, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या बचपन के ब्रेन डेवलपमेंट के इश्यूज, फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। रिसर्च और थियरीज का उस करते हुए जवाब देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और व्यवहार पर असर करता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन रिसर्च कहता है कि बायोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस और ब्रेन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स आती है। न्यूरोडेवलपमेंटल इश्यूज उन समस्याओं को दिखाते हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान होती हैं, जैसे प्रीनेटल या अर्ली लाइफ कॉम्प्लिकेशंस। मेन बॉडी। 1. जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक्स स्किज़ोफ्रेनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग रीजंस में से एक है। अगर किसी के पेरेंट्स या सिबलिंग्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनका रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। ट्विन स्टडीज ने दिखाया है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में ये डिसऑर्डर होने का चांस 40 to 50% तक होता है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स जैसे DISC1, NRG1 और COMT इससे जोड़े गए हैं। 2. न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस। डोपामीन हाइपोथेसिस कहती है कि ब्रेन में डोपामीन का ज्यादा होना, स्पेशली मेसेलिम्बर्ग पाथवे में, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का कॉज बन सकता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामीन कम होता है तो नेगेटिव सिम्टम्स जैसे मोटिवेशन की कमी या सोचने में दिक्कत आती है। ग्लूटामेट और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूटामेट का लो एक्टिविटी लेवल भी सिम्टम्स से जोड़ा गया है। 3. ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज। ब्रेन स्कैन्स में दिखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के ब्रेन में वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेन टिश्यू लॉस। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, में एक्टिविटी कम होती है। हिपोकैम्पस और अमिगडाला, इमोशन और मेमोरी से जुड़े एरियाज, में भी एब्नॉर्मैलिटीज देखी गई है। ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस जीन्स और डेवलपमेंट के दौरान हुई प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। 4. न्यूरोडेवलपमेंटल फैक्टर्स।
अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को वायरस इन्फेक्शन हो गया हो या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो तो ब्रेन डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों में अगर मोटर स्किल्स वीक हैं या सोशल विड्रॉयल दिख रहा है तो वो अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। जब जेनेटिकली वल्नरेबल लोग एडोलेसेंस में स्ट्रेस या ट्रॉमा फेस करते हैं तो सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल कहता है कि अर्ली ब्रेन प्रॉब्लम्स और लेटर लाइफ के स्ट्रेस मिलकर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं। कंक्लूजन ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें जीन्स, ब्रेन केमिकल्स और अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स मिलकर रोल प्ले करते हैं। इन सब फैक्टर्स को समझना ट्रीटमेंट और स्टिग्मा रिड्यूस करने में मदद करता है। जल्दी डायग्नोसिस और प्रॉपर केयर से इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe the causal factors of unipolar mood disorders. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन होने के क्या रीजंस होते हैं। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही कुछ थियरीज भी मेंशन करनी चाहिए जो इन कॉजेस को एक्सप्लेन करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें सिर्फ डिप्रेशन होता है बिना किसी मैनिक एपिसोड के। ये दुनिया भर में एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके कॉजेस समझना इसलिए जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बेहतर हो सके। इसके पीछे कई बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेनेटिक टेंडेंसी और स्ट्रेस मिलकर डिप्रेशन ला सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। रिसर्च दिखाता है कि डिप्रेशन फैमिली में चलता है। अगर किसी के पेरेंट्स या सिबलिंग्स को डिप्रेशन है तो उसको भी होने के चांसेस ज्यादा है। आइडेंटिकल ट्विन्स में ये रिस्क और भी ज्यादा होता है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन अगर कम हो जाए तो मूड लो रहने लगता है। एंटीडिप्रेसेंट दवाएं इन्हीं केमिकल्स को बैलेंस करती है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ब्रेन के कुछ पार्ट्स जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस में चेंजेस पाए गए हैं। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का लो एक्टिविटी लेवल डिप्रेशन से जुदा हुआ है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस। HPA एक्सिस ज्यादा एक्टिव हो जाता है डिप्रेस्ड लोगों में जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है जो मूड और मेमोरी को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कॉग्निटिव थियरीज। एरन बेक के हिसाब से डिप्रेस्ड लोग हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखते हैं। इससे नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सेलेगमन। जब एक इंसान बार बार फेल होता है और लगता है कुछ कंट्रोल नहीं है तो वो हेल्पलेस फील करता है जिससे डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। पर्सनालिटी फैक्टर्स। जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम या परफेक्शनिस्ट ट्रेट्स होते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सोशल एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, डिवोर्स, जॉब लॉस या किसी क्लोज पर्सन की डेथ जैसे इवेंट्स डिप्रेशन ट्रिगर कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट। अगर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली, फ्रेंड्स, तो उनमें डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। चाइल्डहुड एडवर्सिटी। बचपन में अब्यूज, नेग्लेक्ट या पेरेंट्स का लॉस फ्यूचर में डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा देता है। कल्चरल एंड जेंडर फैक्टर्स। जेंडर डिफरेंसेस। डिप्रेशन का डायग्नोसिस वीमेन में ज्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस, सोसाइटल प्रेशर और स्ट्रेस एक्सपोजर इसके रीजंस हो सकते हैं। कल्चरल एक्सप्रेशन। हर कल्चर में डिप्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग फिजिकल सिम्टम्स जैसे पेन या फटीग के थ्रू बताते हैं जो डायग्नोसिस को मुश्किल बना देता है। कंक्लूजन। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर के कॉजेस काफी कॉम्प्लेक्स है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स सब मिलकर इसमें रोल प्ले करते हैं। हर केस में अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हम इन्हें अच्छे से समझें तो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों बेहतर हो सकते हैं। जल्दी डायग्नोसिस और सपोर्ट सिस्टम होने से इसका इम्पैक्ट काफी कम हो सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write short notes on the following in about 150 words each. A. Paranoid personality disorder. B. Avoidant personality disorder. Question explanation.
इस क्वेश्चन में आपको 2 अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 150 वर्ड्स में। आपको पैरानॉइड और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिफाइन करना है, उनके सिम्टम्स, कॉजेस और इफेक्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति के बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न्स नॉर्मल से अलग और रिजिड होते हैं। इन पैटर्न्स की वजह से उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। DSM-5 में अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पैरानॉइड और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आइए इनके बारे में शॉर्ट में समझते हैं। ए. पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डेफिनेशन एंड फीचर्स। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता और हमेशा शक में रहता है। उन्हें लगता है कि लोग उनका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन बिना किसी सॉलिड रीजन के। ऐसे लोग ग्रजेस रखते हैं और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जेनेटिक्स या परिवार में स्किज़ोफ्रेनिया का हिस्ट्री एक रीजन हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, नेग्लेक्ट या अब्यूज भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं। इम्पैक्ट एंड फंक्शनिंग। इनका दूसरों के साथ रिलेशन बनाना मुश्किल होता है। थेरेपिस्ट पर भी शक करने की वजह से ट्रीटमेंट लेना डिफिकल्ट होता है। इनकी इंटरपर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। बी. अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डेफिनेशन एंड फीचर्स। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति सोशल सिचुएशन से बचाव करता है क्योंकि उसे लगता है लोग उसकी बुराई करेंगे या यूज रिजेक्ट करेंगे। ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के प्रति। कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जेनेटिक्स के साथ साथ बचपन में रिजेक्शन या नेग्लेक्ट भी इसका कारण हो सकता है। इनमें सेल्फ एस्टीम लो होता है और सोशल एंजाइटी भी देखी जा सकती है। इम्पैक्ट एंड फंक्शनिंग। ये लोग लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर डर की वजह से दूर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम कर लेते हैं, पर पर्सनल रिलेशंस में स्ट्रगल करते हैं। थेरेपी से उनकी कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स इंप्रूव की जा सकती है। कंक्लूजन। पैरानॉइड और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दोनों में सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर दोनों के रीजंस अलग होते हैं। एक में शक और दूसरे में रिजेक्शन का डर होता है। अगर इन्हें टाइम पे समझा जाए और थेरेपी दी जाए, तो व्यक्ति की लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Explain how the substance use disorder can be treated. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को ट्रीट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। आपको साइकोलॉजिकल थेरेपीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैब प्रोग्राम्स और सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में डिटेल में लिखना है। फोकस ये होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट्स कैसे रिकवरी में हेल्प करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर (SUD) एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति किसी सब्सटेंस जैसे ड्रग्स, अल्कोहल का इतना ज्यादा यूज करता है कि उसकी लाइफ में दिक्कत आने लगती है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ डिटॉक्स तक सीमित नहीं होता, इसमें बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और सोशल अप्रोचेस का यूज होता है। ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है लॉन्ग टर्म रिकवरी और रिलैप्स को रोकना। बायोसाइकोसोशल मॉडल जैसे मॉडल्स इसको समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। 1. डिटॉक्सिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट। डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है जिसमें शरीर से सब्सटेंस सेफली रिमूव किया जाता है। इस दौरान विड्रॉयल सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। ओपियोइड एडिक्शन के लिए मेथाडोन, ब्यूप्रेनोफिन और नल्ट्रेक्सोन जैसी मेडिसिन दी जाती है। अल्कोहल के केस में डिसल्फिराम या कैम्प्रोस्टे का यूज होता है। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को दूसरे मेंटल या फिजिकल इश्यूज है तो उनका भी इलाज जरूरी है। 2. साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT). इस थेरेपी में पेशेंट को उसके नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को पहचान कर उन्हें बदलने में मदद दी जाती है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग (MI). यह टेक्निक पेशेंट के अंदर से ही मोटिवेशन लाने में हेल्प करती है। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट। इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जैसे रिवॉर्ड का यूज होता है ताकि पेशेंट सोबर रहे। 12 स्टेप प्रोग्राम्स जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पीयर ग्रुप हेल्प मिलता है। 3 रिहेबिलिटेशन और आफ्टर केयर। इनपेशेंट रिहैब सेंटर्स में पेशेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड और सेफ एनवायरनमेंट मिलता है जहां रेगुलर थेरेपी सेशंस होते हैं। आउटपेशेंट प्रोग्राम्स फ्लेक्सिबल होते हैं और पेशेंट घर से आके थेरेपी अटेंड कर सकता है।
आफ्टर केयर में रिलैप्स प्रिवेंशन, फैमिली थेरेपी और फॉलोअप सेशंस शामिल होते हैं। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4. सोशल और कम्युनिटी सपोर्ट। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रिकवरी में मदद करता है और स्टिग्मा को कम करता है। कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स जैसे नार्कोटिक्स एनोनिमस लोगों को एक नॉन जजमेंटल स्पेस देते हैं जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब असिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। कंक्लूजन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहता है जिसमें एडिक्शन के साथ साथ इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाए। मेडिकल और साइकोलॉजिकल थेरेपीज के कॉम्बिनेशन से रिकवरी का चांस बढ़ जाता है। फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट रिलैप्स रोकने में मदद करता है। सबसे जरूरी है कि हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड और कंपैशनेट प्लान बनाया जाए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया।